Okay, any questions from the last lecture or till the last lecture? Okay. You might also be working on your kind of first deliverable that is on Thursday, due on Thursday, I mean the day after tomorrow. And on Thursday, I'll be sort of discussing the progress of each student with the student. So maybe the online audience, they may be presenting their work, code, or whatever they have got till then. They can just share the screen and this will be available here. And जो लोग यहाँ पे हैं वो वन बाय वन इस कंप्यूटर पे आके अपना जो भी आपने वो प्रेजेंट करना बाकी लोगों को प्रेजेंट करेंगे. So in particular on Thursday, we won't be going into any next topic. On Thursday, we will be discussing each other's work on Urdu corpus, what we have done so far. And as you already know, the whole grading is based on this project, so that counts towards grading as well. So yes, makes sense? Okay, great. बाय द वे काफ़ी सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी NLP की क्लास को ज्वाइन करते हैं, फेस टू फेस भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं. मैंने जाके रजिस्ट्रेशंस कुछ देखी हैं, उनमें से अक्सर लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में शो नहीं हो रहे, जो मेरे पास CMS है ना. तो आप भी अपने तौर पे एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई. अगर आप रजिस्ट्रेशन के बगैर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम, हमारे साथ चलें. लेकिन अगर आपने वाकई रजिस्टर किया हुआ है और या रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट दी हुई है तो मेक श्योर कि आप रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा. बिकॉज देयर आर कपल ऑफ पीपल एटलीस्ट जिनको मैं बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और उनके नाम वहाँ पे नहीं थे. सो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि होगी या नहीं हुई. ठीक है जी? ओके, सो इफ़ देयर आर नो क्वेश्चंस, I'm moving on, and I'm repeating again on Thursday. You're going to give your first kind of, I'm saying kind of, it's not very formal, but whatever you have done on the Urdu corpus, and that is evaluation day. I mean, there's some percentage of marks that will be devoted on Thursday. And similarly, I will be giving you tasks every week or every 2 weeks, and finally we will be building a project. Make sense? So that's the goal. ओके, आज हम बात करेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस की थोड़ी डिटेल के साथ, कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं और किस किस्म की रिप्रेजेंटेशंस के क्या फ़ायदे हैं एंड सो ऑन. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वन हॉट इनकोडिंग. इसको वन हॉट इनकोडिंग भी कहते हैं, और ये जो इनकोडिंग वेक्टर होता है इसको वन हॉट वेक्टर भी कहते हैं. सो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि आपकी वोकैबलरी में, let's say in your vocabulary there are only 3 words in the whole vocabulary. ये vocabulary आपने build कैसे की, आप किस language में काम कर रहे थे, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं. मैं दोबारा से बताता चलूँ कि अगर आप किसी ऐसी language पे काम कर रहे हैं जो किसी special character पे टोकनाइज नहीं होती, तो फिर शायद आपको डेटा ड्रिवन अप्रोच पे जाना चाहिए. जो कि बाइट पेयर इनकोडिंग टाइप टेक्निक है. अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं जिसके वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड सेपरेटर्स लाइक स्पेस कैरेक्टर एंड समथिंग लाइक दैट, अगर आपको ऐसा पता है तो you should exploit that thing, because byte pair encoding is costly, it is time taking, and splitting the text based on a special character or set of characters is relatively easier and faster. और उर्दू में भी हमने
जो कॉर्पस मैंने देखा है और एक आध स्टूडेंट के साथ जो डिस्कशन हुई है उसमें हमें यही अंदाज़ा हुआ है कि स्पेस इज़ अ गुड कैरेक्टर टू टोकनाइज बेस्ड ऑन, लेकिन दैट्स योर फाइंडिंग, आप जो भी फाइंडिंग करके आएंगे. बट आई विल बी एडवाइजिंग कि डू नॉट गो टू वर्ड्स डेटा ड्रिवन अप्रोच ऑलवेज. If you know something about the language, if you know some rules about the language, exploit those rules and make a tokenizer and whatever product you are going to build. Okay, make sense? So, okay. So let's say we have only 3 words in our vocabulary: red, blue, and green. Let's say the index of red is 1 in the vocabulary, index of blue is, let's say, 2, and index of green in our vocabulary is 3, which means if I have word to index mapping, then word to index, for example, red, that is 1. Assuming the index starts from 1, in Python it starts from 0, so we can call it 0. And similarly, I have an inverse dictionary index to word mapping, and if I give 0 there, I will get red. Make sense? Similarly, for blue, the index is 1. For green, the index is 2. Now, if I want to represent the word red, all I have to do is to declare a vector of all zeros. The length of the vector is the number of words in my vocabulary. And in that vector of all zeros, only one index has a value 1, and that is the index of the word itself in the vocabulary. So for example, this red has index 0, or the very first index. So if you see here, this is this row vector, this is representing the word red, and that's a 1 hot vector in 3-dimensional space. If I write it this way, this is the representation of the word red. Similarly, the representation of word blue is the 2nd row, as you can see. Representation of word green is the 3rd row, and then in our corpus or in our sentence that we are reading, there is another word blue, so the representation of blue stays the same. Make sense? Okay. What do you think? Are there any limitations of this 1 hot encoding? If we represent our words, if we already have our vocabulary, और रन टाइम के ऊपर हमें जो एक नया सेंटेंस या नया डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको भी हमने लेट से टोकनाइज कर लिया हुआ है, और हर वर्ड के लिए हमारे पास वर्ड टू इंडेक्स और इंडेक्स टू मैपिंग, इंडेक्स टू वर्ड मैपिंग मौजूद है. सो किसी भी मशीन लर्निंग टास्क के लिए, चाहे वो क्लासिफिकेशन टास्क हो, चाहे वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडलिंग हो, व्हाटएवर, 1 hot encoding जो वर्ड्स की है, which is a numerical encoding, which is a numerical vector, ये ठीक है. इसमें क्या खामियां हैं? Why don't we just use this 1 hot encoding? Any ideas? Any things that you see looks like a limitation of 1 hot vector? So the real question is why we are going towards, or why people in natural language processing, they go towards complicated features and not just use the 1 hot vectors. Ji. Size of the vocabulary would be a limitation. Size of vocabulary makes the dimensionality high, yes. In that case, obviously dimensionality reduction techniques would be applied in order to like process it faster. Yes, but the problem is, so यहाँ पे ये मैडम दस्ता का comment है कि अगर साइज ऑफ वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स इन वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो, तो जो 1 हॉट वेक्टर है उसके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो वेक्टर होगा दैट इज़ वेरी हाई डायमेंशनल वेक्टर, व्हिच मींस and sparse too. And sparse too, yes. It's also sparse. It's high dimensional vector as well as sparse. So it's high dimensional vector as well as it's a sparse vector.
And then so we should apply some dimensionality reduction technique to make it more dense and so on. The problem here with one hot encoder is that if you have, for example, all your vocabulary and you come up with one hot encoding matrix, which means the first word, the second word, the third word. Let me tell you what madam is saying just to make it more clear. Let's say you have word 1, and that's the one hot vector for word 1. Let's say this is word 2, and that is one hot vector for word 2. Just by convention of a lot of packages, I'm taking the embeddings or vectors as row vectors. Normally in mathematical, जब mathematically समझाया जाता तो normally the vectors are drawn as column vectors. लेकिन काफी सारे packages हैं जो data points को row vectors की तौर पे ले रहे हैं. तो मैं वो implementation view से लेके चल रहा हूँ कि the row vector is my data point. Okay. So word vector 2, word vector 3, and so on. And let's say I have n words in my vocabulary. So this matrix will be n by n. Yes? Make sense? And because n might be very large, and you can see here the number of components in a row, they are accordingly very large, and representing each word with that many numbers may be a bad idea. It's a sparse and stuff. So Madam Dasta is pointing out that this matrix, let me call this as matrix E, this matrix can be reduced, for example, to another matrix. Let me call that other matrix as EK, which will be like this, the same matrix. It has word 1, word 2, dot, dot, word n. But now each word will be represented by k components rather than n components. K components, where k is much larger than n. Let me see if there is someone else want to join. Okay. अगर हमारे पास यानी ये initial representation हो हर word की in one hot encoding, we may come up with a dimensionality reduction method maybe to reduce the dimension, and that dimensionality reduction may ensure the removal of sparsity and may ensure more dense representation of each vector. So far so good, because there is a problem with dimensionality reduction applied on one hot vectors. If everything is fine, then I'm going towards highlighting a problem that we cannot actually apply dimensionality reduction technique on one hot encoded vectors. ये n into k है. K. And k is definitely less than n. K is less than n, yes. K is less than n. लेकिन इसमें इशू ये है कि जो हमारे पास वन हॉट वेक्टर था, वो एक क्लास किस्म की इंफॉर्मेशन को कैरी किए हुए था. वो किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था. अगर हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर देंगे तो ये मेक श्योर करना आई थिंक पॉसिबल नहीं रहेगा कि उसी तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी करे. Sometimes we can have dimensionality reduction and zero loss of information. We can have that, particularly in principal component analysis. We will see, if time permits, we will see it today or maybe in the next week. But there are methods that do dimensionality reduction without loss of any information. Right. आपका सवाल था बीच में रह गया, I'm sorry. ये जो वाला जो हमारा बैटरी साइकिल के ये इनका पहले ही जैसे हमने उसको रिड्यूस करके जैसे हम वहां पे लिखते हैं जो No, this is not truncation. This is not just truncation that you pick the first k components and just truncate the rest. There is some way to come up with these k numbers so that the original matrix and the new matrix
they look much more similar, or they have kind of the same information. So you can think this dimensionality reduction like compression. So you compress the data. Now the data is represented with fewer elements, but it maintains the information. So something like that. Okay. So the problem with dimensionality reduction in this particular case, there are so many methods. I'm just talking about the most important and most simple one, linear dimensionality reduction, or sometimes known as principal component analysis, PCA. You might have heard the name of this. If time permits, today I will drive PCA as well. The problem with that is this matrix E is identity matrix. If I use one hot encodings, this matrix E eventually is identity matrix. Yes? पहली रो में एक 1 है, दूसरी रो में दूसरी जगह पे एक 1 है, तीसरी रो में तीसरी जगह पे. It's all identity matrix. Yes? Yes, sir. And identity matrix cannot be reduced further. The reason for that is you do not have any way of categorizing information in any dimension. There is no subspace जिसमें आप कह सकें कि identity matrix को अगर मैं इस subspace पे फेंकूंगा तो कम reduction होएगी. In any subspace you have equal reduction. वो फीचर्स डिपेंड करते हैं कौन से हैं. अभी तो हम ये फीचर ले रहे हैं कि यार ये रेड वेक्टर रेड वर्ड है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए just make that corresponding bit on, because the only feature is just the identity of the word. अगर कुछ और फीचर्स होते तो शायद हमें कुछ लिखना पड़ता, और वो फीचर्स हम एक्चुअली उसी की तरफ जा रहे हैं कि वो फीचर्स लेके आए. सर हमने ब्लू को ट्वाइस क्यों लिखा है यहाँ पे? ओ मेरा जो सेंटेंस था जिसके ऊपर मैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ उसमें ब्लू 2 दफा आ गया. नहीं, लेकिन क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि इसका इंस्टेड ऑफ हैविंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसका काउंट 2 करते थे? नहीं. या हम उसकी अच्छा वो भी क्योंकि हमने उसके ये जो था लाइक इसके पे एल्गोरिथम्स ऐसे अप्लाई करने जैसे एनग्राम्स वगैरह होते हैं तो इसलिए हमने उसको इस तरह से वेक्टर बनाया है. नहीं, ये जो ई मैट्रिक्स है ये आपकी वोकैबुलरी का मैट्रिक्स है ना. वोकैबुलरी तो प्री डिफाइंड है, चाहे कोई आपका नया वर्ड आता है कि नहीं आता. तो ये ई मैट्रिक्स है, ये तो n by n ही रहना है, चाहे आपने नया कोई सेंटेंस प्रोसेस करना है या नहीं करना. नहीं, मुझे ये कंफ्यूजन थोड़ी सी अभी भी हो रही है कि रेड ब्लू ग्रीन ब्लू है तो हमने ब्लू को जहाँ पे ये जो कलर ब्लू था ID2 के साथ हमने उसी को ही 2 क्यों नहीं कर दिया? ID2 के साथ ही हमने इसको ID4 पे भी एंट्री की है और ID2 नहीं ID4 ये मैट्रिक्स E नहीं है. दिस इज नॉट E. दिस इज नॉट E मैट्रिक्स. दिस इज नॉट E. जो E मैट्रिक्स है उसमें हर वर्ड जिंदगी में एक दफा आएगा. W1, W2, W3, they are all separate words. They are in the vocabulary. Okay, right. अब अगर आपने ये डेटा अब रीड किया है तो रेड के अगेंस्ट आप लुकअप करेंगे कि रेड के अगेंस्ट रो कौन सी है, ब्लू के अगेंस्ट आप लुकअप करेंगे, ग्रीन के अगेंस्ट आप लुकअप करेंगे, और फिर अगर ब्लू आता है तो ब्लू के अगेंस्ट आप लुकअप करेंगे तो वही वेक्टर आएगा जो पहले आया था. ठीक हो गया, ठीक है. The problem here is this matrix E is identity matrix. More technically, it is a full rank matrix. So it cannot be reduced further. So you cannot apply dimensionality reduction based on one hot encodings directly using particularly the linear dimensionality reductions by hoping that you can make dense vectors and they will be very informative. They will not be. That's one limitation. You cannot apply dimensionality reduction directly. You cannot make them dense if you are using one hot encodings. That's one thing. And a related thing is that's because all the different words, they are orthogonal to each other. If you see, for example, if you take dot product of any two words, if you take the one hot, you have one hot vectors for all the words in your vocabulary. If you take dot product of any two one hot vectors, you get 0, which means the two vectors are always orthogonal. And dot product 0 means no similarity at all. They are orthogonal, kind of unrelated. However, in our language, there are a lot of words that are much similar. For example, the word
buy and the word purchase, although they are different words, but they have certain similarity. They have some things that are common. Similarly, the word cat, dog, bird, wolf, although they are separate words, but they have some kind of similarity in terms of that all these are animals. These kind of things are not captured in one-hot encoding, and hence all the words, they are completely unrelated, stopping you to make dense representations that can be more fruitful and beneficial. तो सिर्फ आपके वर्ड से वर्ड ज़्यादा आ रहे हो मतलब भी बात रिपीट हो रही है ब्रांड का ये वो अगर उसको देखते हुए तो कैसे आपके यूजुअल चाहे Yes. ऐसे 100 वर्ड में से 50 रेड 50 Yes, yes, वो हम उसको वन साइड कर देंगे तो वन फॉर रेड exactly. हम रिड्यूस कर सकते हैं आप समझ गए Exactly, exactly. तो ये एक सर ने अभी एक कमेंट दिया है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट कमेंट, आई वांट everybody to understand that one-hot encodings has certain issues. If we represent our words through one-hot vectors, they're not good. There may be other ways. और एक तरीका भी नदीम साहब बता रहे हैं, मैं उस पे आता हूँ. If we agree on that, Madam Mudassra. Yes. जी सर. जी जी. Okay, so यहाँ पे नदीम साहब तशरीफ रखते हैं. वो कह रहे हैं कि यार हम कॉर्पस को रीड करके वर्ड्स के काउंट्स या फ्रीक्वेंसी की बेस पे वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं बनाते, कि वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा आया है हमारे कॉर्पस में. कॉर्पस से हमने वोकैबलरी बनाई है, वोकैबलरी तो हमने बना ली है, ये भी तो देखें ना कौन सा वर्ड ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, कौन सा कम फ्रीक्वेंट है किसी एक लैंग्वेज में. Frequency of a word kind be can act as a feature. So maybe there are count based features rather than just placing one. This word is a part of our vocabulary. That is one feature. The other feature is this word is that frequent in our corpus. That might be more fruitful feature. May give certain variations among different words. This word has this kind of count, this word has this kind of count. These two words may be related because of the count and stuff like so. Yes? So that's exactly the direction we are moving on, the count-based features. Before moving towards count-based features, let me just tell you that there are certain cases in which this one-hot vector is really important, particularly the target labeling. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने मल्टी-क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है आपकी. मिसाल के तौर पे आपके पास इनपुट डेटा है x1 और आउटपुट है आपके पास लेट्स से y1, where y1 can belong to let's say cat or let's say red, just to stay red, blue, green. Let's say that's a weird way of writing a set, but anyways, let's say you have 3-class problem. And you have x1, which is a vector representing object x1, and y1 is its class label. In most of the cases, when you have multi-class problem, when you have so many classes in the data, it is much better and much efficient and has some probabilistic interpretations as well to actually encode the target. हम ये भी तो कर सकते हैं ना, y1 को 0 कह दें अगर red हो, 1 कह दें अगर blue हो, और 2 कह दें अगर green हो. A better way to encode them is using one-hot vectors. So the target label, for example, x1 and y1, if the original target is red, we should code it like so. So in target labeling, particularly for multi-class problem, one-hot vector is the choice. And the reason for that is whatever our model is, we want our model to predict the probabilities of each class. यानी जो भी मॉडल होगा हम चाहते हैं कि वो मॉडल प्रिडिक्ट करे कि given x1, what is the probability that x1 belongs to red, what is the probability that x1 belongs to blue, and what is the probability that x1 belongs to green. And finally, these kind of models, they are achieved by softmax layer
in several models, particularly in neural networks, but the softmax concept is more general than just be used in neural networks. वहां पे ये जो 1 0 0 आप देख रहे हैं, ये भी एक probability distribution ही है. टारगेट लेबलिंग में ये बहुत हार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट रेड जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 0 है, ब्लू की ग्रीन है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 0, बिकॉज वी नो द टारगेट, वी नो द एक्चुअल डेटा. लेकिन जब हमारा मॉडल इसको प्रेडिक्ट करेगा तो मुमकिन है वो रेड की प्रोबेबिलिटी निकाले 0.7, ब्लू की निकाले 0.1 और मे बी ग्रीन की निकाले 0.2, and then we pick a max out of those and we predict that this is the red. In those cases, the target labeling in terms of one hot encoding actually corresponds directly to the probabilistic modeling जो हमें required होती है. बनिस्बत इसके कि आप red को label दे दें 0, blue को label दे दें 1 और green को label दे दें 2. You can do that. You can keep these strings as labels as it is, no problem. But most convenient way of labeling the targets in multi-class problems is one hot encoding. Yes? Any questions? No? Okay, so coming back to, so that was a positive use, or I mean much more useful use of one hot vectors. Although we discussed the limitations, but one very powerful use is to not represent X using one hot, but represent Y using one hot in the classification problems. Okay. Then let me come back to the idea given by Nadeem Saab that maybe we can use counts. So आप corpus में जाएं, ये एक term होती है, इसको हम कहते हैं term frequency. आप corpus में जाएं, यानी आपका जो भी corpus है जहाँ जिससे आपने vocabulary build की है, उसमें देखें कौन सा वर्ड कितनी दफा आया है, या यूं समझ लें कि हर वर्ड का वन हॉट वेक्टर बनाते जाएं और वो वर्ड जितनी दफा भी आया उतनी दफा उसके वन हॉट वेक्टर्स बनाएं कॉर्पस में, और फिर उन सारे वन हॉट वेक्टर्स को ऐड कर दें. So that number is normally count of that in the total corpus. That is called the term frequency. Make sense? One way of representing words is based on their term frequency in different documents. Normally होता ही है कि हमारे पास जो corpus होता है, it is actually it consists of a lot of documents, a lot of different documents. The definition of document is very vague. It do not have certain boundaries. A single sentence might be a document. A whole paragraph, a whole paper, or even a whole book can be a document. Okay? So let's say your corpus is spread out of a lot of documents. And let's say this is one document as you like it. That is one document in your corpus. Another document is 12th Night. Maybe that's a novel or document that might be a topic of or ID of the document. Let's say, let me call this as D1, this is D2, document D2, this is D3, and this is D4. And let's say these are all the words in your vocabulary: battle, good, fool, wit, and there are so many words in the vocabulary. So what you do is you pick the word battle and see how many times it appears in document 1, that is the count of that. How many times it appears in this document, how many times it appears in this document, how many times it appears in this document. Yes? Then you go, and that's a count based on the whole corpus. Then you go for the next word in your vocabulary, then you go for the next word in your vocabulary, and so on. इस टर्म फ्रीक्वेंसी की खूबसूरती ये है कि अगर इस टर्म फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स को अगर आप देखें, इसके कॉलम्स जो हैं, दे रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स और द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इसकी अगर आप रोज देखें, दे रिप्रेजेंट्स द embeddings or kind of feature representation of each word. Make sense? So for example, what is a good representation of word battle? Well, one feature might be is its distribution, the word battle, its distribution among different documents in the corpus. And that row vector indeed is one kind of representation, and maybe much better than one hot vector in reality. And not only that, if you see the columns, they represent actually the documents. If you want document classification, this is one way to construct your document vectors, and you can now just
classify the documents, whether this document belongs to this topic or that topic, and whatever your problem is. Sorry? No. कॉलम से डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि द सीक्वेंस इंफॉर्मेशन हैज बीन लॉस्ट. आपको ये पता लग सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में ये टर्म कितनी दफा आई है, इस डॉक्यूमेंट में ये टर्म कितनी दफा आई है, कौन सी टर्म किससे पहले टेक्स्ट में लिखी जा रही थी, उनका सीक्वेंस क्या था. That you cannot recover. So what you have lost here is the sequence, which is much more important. Sequence को कवर करने का तरीका जो है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह. Yes, that was recurrent neural network based. That actually maintains the sequence. We will go into that. ये जो मेथड्स अभी मैं बता रहा हूँ, these are classical methods, और इनमें ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ही ये है, they break the sequence of the text. 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, how are you. अगर मैं are you how लिख दूँ, उसकी भी वेक्टर यही बनेगा, how are you उसका भी यही बनेगा, and all these. जितनी भी मैं इनकी परमिटेशंस ले लूँ, वेक्टर सेम बनेगा, because they are count based. They just count the words. They do not see the position, and that's a big loss. We will see how to take care of those. But right now the loss. अगर आपका सवाल ये है कि मैं इस मैट्रिक्स से दोबारा डॉक्यूमेंट लिख सकता हूँ, नो वी कैन नॉट. हाँ, मैं इस मैट्रिक्स से दोबारा वो सारे वर्ड्स लिख सकता हूँ जो उस डॉक्यूमेंट में थे और कितनी दफा आए थे, ये लिख सकता हूँ. मेक सेंस? ओके, ग्रेट. सो फar so good. That is called term frequency matrix, also known as term document matrix. Term to document matrix. Yes. यहां पे किसी का कोई कमेंट है तो बताएं. Then I'll be moving on. Is that okay? Any criticism on this representation, this kind of representation of words or documents? Sequence information lost हुई है. Yes, sequence information lost हुई है. Any other? आप सोचें, अगर मैं वर्ड्स को रिप्रेजेंट करूं एज रो वेक्टर्स, what can be potential problems in this kind of method? Although it looks like very good in representing documents, as column vector it looks like fine to me, but I have serious troubles when I represent words as row vectors. And there is one criticism that is in my mind. I give you some time to think on it. And in parallel, I'm moving on. Yes? Make sense? Online audience? Any comment on this? Yes, no? So far so good. So far so good. Okay, great. Fine. So let me move on, and then I will tell you what's the problem with this. But let me first introduce a very, very famous term in NLP, sometimes known as TF-IDF, term frequency inverted document frequency. That's a big term, but the idea is really simple. The idea is, ऐसा हो सकता है कि कुछ terms जो हैं वो सारे documents में आ रही हों. यानी if a term is common to a lot of documents, then that term is not really important. That's the idea. So वो वाली terms जो कुछ documents में आती हैं, they are very specific terms to those topics maybe, and they may define the content, what is happening. The terms that are everywhere in the corpus, in every document, their count may be very, very high, but those terms to define a particular content, they do not have that information. For example, think about the term the, T-H-E, the. That term does not define anything special, anything specific, and it will be everywhere. In contrast, think about the term, for example, transaction. The word transaction, for example, may have certain kind of, we are talking about maybe a bank transaction, we are talking about maybe a
a database transaction, maybe something like that. Clear? So the idea of counts, the second idea in counts is to normalize the counts based on the distribution of the words in your documents. अगर एक word ऐसा है जो document हर document में आई जा रहा है बहुत ज़्यादा, उसका अगर count बहुत ज़्यादा भी है, उस count को normalize करके lower करें, उसका impact कम करें. और अगर एक ऐसा word है जो बहुत कम आया है या बहुत कम documents में आया है, अगर उसका count कम भी है तो उसका weight increase करें. So this idea of TF-IDF is just a weighted count. अभी आपने जो देखा है, these are just counts. So think about, this is a count, this is a count, all these are counts. Now we are going to weight these counts. Whether the word battle, is it a common word or a rare word? If it is a rare word, then we are going to apply weight everywhere, whatever the weight of battle is. If the word, for example, there is a word the, if that's a common word, even if it has a lot of counts in different documents, we are going to apply a weight here, a different weight. Battle has its own weight, the has its own weight, and we will normalize all the counts based on that weight. And the idea to get that weight is the popularity of that word in several documents. और बहुत सारे documents में आ रहा है, so that word is much more popular in several documents, which means less informative, reduce the weight of that. अब अगर उसका count ज़्यादा भी है, weight कम होगा तो उसकी contribution कम हो जाएगी. और अगर एक word rare है, बहुत कम documents में है, increase the weight of that. I mean, come up with a function that decide these weights based on the distribution of the words in different documents. Yes, and that's it. That is called the. So one way. By the way, this is one way. There are so many ways. One way to define the inverted frequency of a term T is this. N is the total number of documents, let's say. In our case, let's say we have 1,000 documents. And this DF is the frequency of this term, the total number of documents in which this term appears. So let's say there is a term, let's say battle. How many documents are there in which this term appears? That number is this denominator. The total number of documents. This is not the count, total count of the term battle. No, the total number of documents in which this appear. 1000 में से 300 में battle आया या 1000 में से 10 में battle आया. So this number is that. And that is the total number of documents. And now you can see, and this is just the log scale. Even if you don't take the log, that's fine. That's a normalization factor. But normally people work in log scale. Okay. So, if n is 1,000, for example, and a particular term has battle that appears only 10 in only 10 documents, then this thing become 100, and that's the weight of the term battle. If you take the log of that, because log is a monotonic function, the larger values, their log is also larger. So, yes, question? Question? Is there any question from the online audience? No, sir. No, Okay. Okay. So basically this ratio, if this ratio is bigger, that means the weight is higher. If this ratio is smaller, the weight is lower. So think about the term, let's say the, again, maybe it appears in maybe 900 documents. Maybe just for the sake of, so now you can see this ratio becomes very small and the log of that becomes further small. Now, even if the count of the word the is very large, this weight makes it small and normalizes its contribution. Make sense? Whether you take log or not, that's okay. Or you can come up with another function that defines this normalization based on the fact कि अगर ज़्यादा documents में कोई word आ रहा है तो उसका weight कम करना है, अगर कम documents में आ रहा है तो उसका weight ज़्यादा करना है. You can come up with any function. This is one of those. Yes?
सिमिलरली जो आपके काउंट्स हैं उनको भी लॉग स्पेस में आप लेके आ सकते हैं, यानी डायरेक्ट काउंट्स को यूज करना है या लॉग स्केल में आना है. लॉग हैज सर्टेन एडवांटेजेस. एनीवेज, सो जो आपका काउंट है ऑलरेडी इस टर्म का इस डॉक्यूमेंट में कितना काउंट है उसमें +1 कर लें, क्योंकि लॉग अगर आप लेते हैं और काउंट 0 है तो 0 का लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है. So +1 just for taking care of the 0. This is the log scale term frequency of a term t into f. यानी ये सारी वैल्यूज की आप लॉग्स ले लें, इस सारे का लॉग ले लें, and then each value is multiplied by its inverted document frequency, which is computed like so. So ये पूरा मैट्रिक्स जो है इसको नॉर्मलाइज कर लें, इसकी हर एंट्री को जाके ये जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज TF IDF रिप्रेजेंटेशन. द डिफरेंस बिटवीन TF एंड TF IDF इज जस्ट वी नॉर्मलाइज द काउंट्स बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स. Sorry, N is the total number of documents. Total number of documents in which the term T appears. Sorry? अगर 5 डॉक्यूमेंट्स में वो टर्म आई है तो दिस इज 5. अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊं, ये बैटल जो है ये 3 डॉक्यूमेंट्स में आया, इसमें आया है, इसमें आया है और इसमें आया है. सो द वैल्यू इज 3. And here in this particular example n is 4. We have total 4 documents. सर एक स्ट्रिंग एक डॉक्यूमेंट है. A string can be a document. A sequence of strings can be a document. The definition of document is really vague. Any combination of your tokens can be a document. And that's you are going towards the criticism that I'm going to make on this representation of words, but the definition of document might be it has multiple tokens. Any string having multiple tokens is a document. Okay? जी, TF IDF समझ आ गई आपको? ये अगर इंप्लीमेंट करना हो तो ये कोई मुश्किल तो नहीं है. ये scikit-learn में इंप्लीमेंटेड भी अगर आपने खुद भी करना हो, इट्स नॉट अ बिग डील. और ये बहुत ज्यादा कॉमन है बाय द वे NLP में, जहां डॉक्यूमेंट टॉपिक मॉडलिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स की कोई क्लस्टरिंग करनी होती है, पीपल गो फॉर TF IDF. एंड इट मेक्स सम सेंस if you represent documents using TF IDF. If you pick the column vectors, it makes sense. A document can be represented as this TF IDF and it works much better as compared to the rows. And the problem here is every now and then you will encounter more and more documents. कल आपने अगर एक embedding बना ली हुई है, word battle की एक embedding है जो let's say 50,000 dimensional है, 50,000 डॉक्यूमेंट्स कल तक थे, आज या अगले 1 घंटे में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे विल इंक्रीज. एंड क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेंज होते रहेंगे, कभी और कुछ डॉक्यूमेंट्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में नंबर ऑफ टोकन ज्यादा हैं, कुछ में कम हैं. डॉक्यूमेंट्स कह किसको रहे हैं, स्ट्रिंग को या स्ट्रिंग के हर सेंटेंस को, या आई मीन दिस डिफाइनिंग documents are not, I mean, what should be
the number of documents, because that defines the dimension of the word. This is not fixed. Although defining documents in this way as the vocabulary makes sense, because vocabulary more or less stays the same. Yes? But defining the word in terms of the documents is not a wise idea. That's why this TF-IDF representation used a lot for document representation. The other picture of that using the row vectors is not so common. Make sense? Yes, no? Yes. Okay, great. Topic modeling with TF-IDF. Should I show you something in Python? Yes? Yes. Okay. So you want to see something. Let me just give you a TF-IDF implementation and give you how we can use it to do topic modeling. I do not know which notebook is that, but let me search out. Okay, all notebooks, engrams. I don't know where that is. So keyword से search कर रहे हो, search all. मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने उसको टॉपिक के नाम से सेव भी किया था या नहीं. नहीं, run topics and transformations. ये तो नहीं हो सकती. Topic modeling with TF-IDF. I have implemented that. GenSim demo, maybe. Maybe this one. I guess this one, but I first have to install GenSim here. So ये मैंने GenSim इंस्टॉल कर रहा हूँ. That's a package like Spacey, but it's a very cute and small and very powerful, efficient package. Sorry? Conda आप environments के लिए करते हैं, आप separate environments बना सकते हैं. वहाँ पे जाके आप अपनी installations कर सकते हैं ताकि ये environment और दूसरी environment they do not interact with each other. Conflict इसीलिए आता है कि आप environment separate बनाएं, बेहतर यही है. कुछ पैकेजेस हैं उनको फॉर एग्जांपल numpy का एक खास वेरिएंट चाहिए, दूसरों का दूसरा वेरिएंट चाहिए. अगर आप सारा कुछ बेस में इंस्टॉल करते जाएंगे तो वो अपना वाला वेरिएंट इंस्टॉल करेगा, वो आपका दूसरा पैकेज खराब होना शुरू हो जाएगा एंड सो ऑन. इसलिए बेहतर होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर जब TensorFlow में काम करता हूं तो मैंने TensorFlow की सेपरेट एनवायरनमेंट बनाई हुई है. कंप्यूटर विजन पे काम करने के लिए उसकी जो लाइब्रेरीज हैं उनकी मैंने सेपरेट एनवायरनमेंट बनाई हुई है. उसमें सारी इंस्टॉलेशन फ्रेश है, उसी के अकॉर्डिंगली है जो उसको रिक्वायर्ड है. PyTorch की मैंने सेपरेट बनाई हुई है. अगर आप सारा कुछ बेस में इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे ना तो देयर आर पैकेजेस जिनकी जो वो है ना कंपैटिबिलिटी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे आपको. पाइथन में बहुत ज़्यादा आएंगे. एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें और एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं. Conda create name for example TensorFlow. Yes, for example ये मैं आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ. ये एक नई environment बन गई है TensorFlow, for example TF. Now I can Conda activate TF. अब आप TF में चले गए. वो स्टार्ट में देखें बेस नहीं आ रहा, TF आ रहा है. शायद इधर नजर नहीं आ रहा. अब यहाँ पे आपको सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच इंस्टॉल करने के पड़ेंगी जो आप चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज. इसका बेस से कोई ताल्लुक नहीं है. आप एक और एनवायरनमेंट बना लें, वो एनवायरनमेंट जिस प्रोजेक्ट के लिए उसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो उधर इंस्टॉल करें. दे आर कंप्लीटली डिसजॉइंट. मेक सेंस?
Okay, I'm coming out of this. Condor deactivate. Janssen install हो गया. Jupyter. सर हम स्पेसी यूज कर सकते हैं उर्दू टोकनाइजेशन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं. बल्कि स्पेसी एक स्टूडेंट का मुझे पता है, उसने स्पेसी यूज करके की है टोकनाइजेशन एंड वर्क्स वेल. ठीक है, थैंक यू. This looks. Janssen कहाँ गई? GBM है, मैंने Janssen कहा था. ये कौन सा हो गया? Yeah, hopefully this will help. So I'm going to do some topic modeling using this Janssen and TF-IDF and all that stuff. ये TF-IDF जो है ये scikit-learn में भी है. I'm going to use Janssen implementation of TF-IDF. Okay, there are other models too. Again, we are going to use the 20 news groups data, which is there in scikit-learn as our corpus, for example. Okay, and I'm using some other things as well. So let's see. ऑनलाइन ऑडियंस को ये नजर आ रहा है जी? Yes, sir. जी नजर आ रहा है. Okay, so these are certain packages that I have imported. ये मैं डेटा गेट करने लगा हूँ. इंटरनेट से ये गेट होगा अगर ऑलरेडी ये अवेलेबल नहीं है तो. और इसकी कुछ कैटेगरीज मैंने, ये डेटा असल में न्यूज़ का डेटा है, काफ़ी सारा है. इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टॉपिक के ना न्यूज़ हैं. एथियज्म का है, ग्राफिक्स का है, रिलीजन का है, स्पोर्ट्स का है और काफ़ी सारे हैं. मैं जस्ट ये 3 कैटेगरीज जो है ना वो उठा रहा हूँ. यस, ट्रेनिंग डेटा से. और X जो है वो एक्चुअल फीचर वेक्टर्स हैं. एक्चुअली फीचर वेक्टर्स नहीं है, ये पूरी स्ट्रिंग्स हैं. और ये Y जो हैं ये इसके टारगेट्स हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, कि ये कैटेगरी 0 है, कैटेगरी 1 है. और ये एक्चुअल नेम है कि एक्चुअली वो जो कैटेगरी 0 है उसका एक्चुअल नाम क्या है. यस, सो लेट्स लोड दिस डेटा. इट मे टेक सम टाइम. ये ऑलरेडी हमने शायद किया हुआ है इसलिए जल्दी हो गया. फाइन. अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, तो ये डेटा है और इसकी कैटेगरी है एथियज्म. आप इसको पढ़ लें. I would rather be at higher risk of being killed than actually killed by mistake, though I do agree with the concept that the type D and E murderers are anyways, this is some text that belongs to atheism. Okay, there are other, that is you can get something like np.random.rand int, and let's say 0 to length of y. It generates some random number, let's say index. Index, and you can just give this index here, idx, and then you can have, for example, this index here. So that will be randomly generated. I just about to close once before. I'm now doing so far real after tonight's posting. ये religion का है. एक और अगर आपको दिखा दूं,
I'm not sure if this correct place वगैरह वगैरह. और ये है कंप्यूटर ग्राफिक्स का. इसको पढ़ लें, शायद इसमें ग्राफिक्स की चीज़ें होंगी. FTP प्रोग्राम फॉर पॉइंट इन द एनीवेज gif.gif. ठीक है. Yes, makes sense. That's our data. The type of this data is each document is a string. In this case, I'm doing a train test split. मैं इसमें से कुछ data use करूँगा to whatever my model is to train my model to predict the topic. और कुछ मेरा टेस्ट डेटा होगा जिसकी बेस पे मैं देखूंगा कि ये जो उसका एक्चुअल टॉपिक है इसने प्रेडिक्ट किया या नहीं. So let's see. So that is train test split. I'm doing 90-10% split. ये कुछ stop words हैं for of the and to in. मैं इनके अलावा जो words हैं उनको उठा रहा हूँ. I'm just ignoring the stop words. Although if I'm using TF-IDF, the stop words will already be normalized eventually. Because they will be frequent in every document and stuff. But anyways, I'm splitting that and keeping all my strings to lower. So वो word जो stop list में नहीं है उसको उठाओ, उसको lower करो. And this is my tokenizer. I'm using this tokenizer. You can use another tokenizer, for example, the tokenizer from Spacey or somewhere. This is just tokenizing at every non-alphanumeric character other than underscore. Yes? Okay, great. So that's my text. These are 1496 documents obviously with their topics. Now I'm going to build my vocabulary and I've set the cutoff value being 10. अगर कोई word 10 से कम दफा आया है तो मैं उसको नहीं ले रहा, बाकी words को मैं उठा रहा हूँ. और वो वर्ड जो 10 से कम दफ़ा आया है वो मैं अपने टेक्स्ट से भी रिमूव कर दूंगा. बाकी वर्ड्स उसी सीक्वेंस में रखूंगा. एक वर्ड है जो लेस फ्रीक्वेंट है उसको रिमूव कर दूंगा और टेक्स्ट जारी रहेगा. Yes, that's my pre-processing, for example. After doing that, now I'm going to build a dictionary. I'm going to build this dictionary using Jensum Corpora package. So Corpora.dictionary cleaned corpus and it will give me a dictionary. Now I have a dictionary with 2,787 unique tokens and these are those tokens. Not only that, I have this word to index and index to word mapping as well. So if you just see that, ये जो index है ये इस word, ये जो word है इसका index ये है, ये जो word है इसका index ये and so on. You can build that on your own. मैंने पिछले किसी एक lecture में build करके दिखाया भी था. That is a bag of word corpus. You can think of this bag of word corpus as just like the count corpus, where the first is the index and the second is the count. ये count करेगा. देखिए आप vocabulary build कर चुके हैं already, dictionary आप बना चुके हैं. Dictionary में हर word का कोई ना कोई index है. तो ये जो मेरा corpus था जो भी, इसमें index 0 यानी जो vocabulary का first word है वो कितनी दफा आया, ये वाला कितनी दफा आया. So these are kind of ordered pairs. The first value in this ordered pair is the index in the vocabulary, which means word, and the second value is the count of that word. Make sense? इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? ये जो काउंट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती हैं काफी स्पार्स होती हैं. आपकी वोकैबुलरी में फॉर एग्जांपल 3000 के करीब लफ्ज हैं, लेकिन ये 3 के 3000 जो हैं वो हर दफा नहीं आएंगे. कोई वर्ड कितनी दफा आएगा, वो कितनी दफा. अगर एक डॉक्यूमेंट को भी रिप्रेजेंट करना तो स्पार्स में रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है. मिसाल के तौर पे जो डॉक्यूमेंट नंबर 100 है, डॉक्यूमेंट नंबर 100 ये उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है. जो इंडेक्स नंबर 0 है वोकैबुलरी का, यानी वर्ड नंबर 1 वोकैबुलरी में, वो इस डॉक्यूमेंट में एक दफा आया. इंडेक्स 2 आया ही नहीं, वो वर्ड आया ही नहीं. यस, इंडेक्स 3 एक दफा आया, इंडेक्स नंबर 16 एक दफा आया. अब सोचें जरा, एक बहुत बड़ा वेक्टर जिसमें निरे जीरोस होंगे वो लिखना, और दैट इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पार्स वेक्टर्स. Even after counts, the vectors are sparse because not every word appear in every document.
Yes? Make sense? That's Janssen convention. Okay. Next, I'm going to use this, I'm going to build this TF-IDF model out of this bag of word corpus, and this will give me some model. Now I'm going to make index of similarities. अब मेरे पास काफी सारे आ गए हैं vectors, TF-IDF vectors of different documents. I can compute their similarity. One very simple way to computing similarity is cosine similarity. I will discuss that maybe in the next week. But that will make the similarity between every pair of documents, and that will make this index. Okay. This will help us identifying कि जो नया test document आएगा वो किस document जो predefined document है, जो training document उसके करीब तरीन है. Okay. Okay. Now what we do, we pick some document at random from the test set. We tokenize it. We make bag of words for that document, and we compute the similarities based on the similarities we have learned. And then we say, okay, find out which document this document is the most similar with, based on just vector dot product maybe, or normalized dot product. So सोचिए आपके पास काफी सारे documents हैं, उनके vectors मौजूद हैं, एक नया vector आया, उसका dot product लेते जाएं हर एक के साथ और देखें सबसे बड़ा dot product किसके साथ आया. फिर जिसके साथ सबसे ज्यादा मैचिंग इसकी आई है उसका टॉपिक क्या था, इसका टॉपिक भी वही है. मेक सेंस? दिस इज आल्सो नोन एज नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर. ये जो मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज आल्सो नोन एज नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर. एनीवेज, so this will do that, and it is picking some random document in the test set which is not used in the training part. So predicted Christian, actual question, cool. Predicted atheism, actual graphics, bad. Predicted graphics, actual graphics. Predicted graphics, actual graphics. Okay. Here is something. Can we say it's accurate? Sorry? इसकी accuracy देख सकते हैं? To judge the accuracy, you have to run it on all the test set, and you have to, यानी एक loop लगाना पड़ेगा जो सब पे जाएगा और देखेगा कि ये कितने error करता है. Okay? अभी आप सिर्फ एक पे कर रहे हैं. अभी मैं एक एक करके just ये visually दिखा रहा हूँ. ये देखें एक और मजे का काम करते हैं. Test document. God loves everyone. I don't know. This is just the document I am typing right now. Okay, God loves everyone. Let's see. That is my text document, and let me now check what it does. ये क्या topic predict करेगा इसके लिए? That's it. And next, similarity. And now we are not, we are just going to print the predicted one. We are not going to predict the ground truth. We do not know the ground truth. We have just created a document and we want to test कि इस document ये जो अभी हमने लिखा है इसका क्या topic होना चाहिए. Yes? Let's see what it does. Atheism. I don't know. Atheism होना चाहिए. शायद religion होना चाहिए. एक और करते हैं. I guess atheism तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Atheism की सेंस बन रही है, पता नहीं. बिल्कुल नहीं बन रही. Fine, no one is there. अब बन रही. ओ ये कहीं यही तो नहीं दी जा रहा हमेशा. Let's see. I mean, that's a very small corpus on which you have trained, but you see representing documents, maybe shorter ones or longer ones. This TF-IDF has some potential to actually categorize the documents. And based on this, people actually come up with
डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग हायरार्कीज, यानी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके ग्रुप्स बनाना चाहते हैं कि एक तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक फोल्डर में आ जाएं, दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट्स और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा बनाना चाहते हैं, you can do that with this very simple idea. The question is you lowercase, why do you not convert to uppercase? अपर में कर लें, सबको अपर में कर लें, हाँ, जस्ट स्टैंडर्डाइज देम, कि सिर्फ केस के फर्क होने की वजह से वोकैबुलरी में वो दो मुख्तलिफ जगह ना लें, जस्ट मेक श्योर दैट। जी, सोफर सोबर कश्यप बाबू, एक लाइन में दोबारा इंडेक्स आपने कंप्यूट किए? जी सारे दोबारा बताएं, सॉरी। यहाँ पर इंडेक्स कंप्यूट हो रही है, हाँ, वो लाइन ऑफ कोड जो है वो थोड़ा सा बता देंगे दोबारा? ये आप यूं कह लें कि प्री प्रोसेस करके ना उनको कुछ यानी सिमिलैरिटी, आप यूं समझ लें जैसे यानी इसको इस तरह से समझ लें जैसे ना आपने बाइनरी सर्च करनी है और आपने पहले से अरे सॉर्ट करके रखी हुई है। अब जो नया डेटा आएगा आप देखेंगे कि उसकी एफिशिएंट सर्चिंग कैसे हो सकती है। इसका जो यानी इस लाइन ऑफ कोड के अलावा अगर मैं इसको खोल के बयान करूं तो ये है कि आपके पास नया एक वेक्टर आया है और आपके पास पहले काफ़ी सारे वेक्टर्स थे, आपने हर एक का डॉट प्रोडक्ट जो है वो सबसे कंप्यूट करना है और मैक्सिमम जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट आया यू हैव टू ब्रिंग दैट बैक। ये उसकी कोई प्री प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी आपस में कुछ सिमिलैरिटीज कंप्यूट करके किसी वे में उसको सॉर्ट कर रहा है। एग्जैक्ट डिटेल्स जो हैं इसकी आई डू नॉट नो। ठीक है, दैट इज मेकिंग जस्ट ये जो लूप का प्रोसेस है ना कि मैंने सबके साथ जाके कंपेयर करना और मैक्सिमम लेके आना है, दिस प्री प्रोसेसिंग इज मेकिंग दैट फास्टर। ठीक है। Anything else? Okay, so I guess we are done with TF-IDF and we have seen, oh, by the way, अगर आप Jansem का या scikit-learn का TF-IDF model use नहीं करना चाहते, you can implement on your own. To represent documents, TF-IDF makes sense. To represent words, it doesn't. Yes? So how can we come up with representing words? If you want to represent words, for example. Yeah, makes sense. For example, if we want to find out what words are similar, we want to cluster words based on their similarity, like cat, dog, wolf, and all these. They should be clustered somewhere, like documents. What should we do? So I'm moving on. There is another count-based representation for words, but right now the matrix is known as. Hold on. So the matrix is known as word co-occurrence matrix, also known as term-term matrix, also known as term context matrix. There are several names for the same matrix. The idea is somewhat similar. On the vertical side, you have word 1 in the vocabulary, word 2, word 3, and word 4. On the vertical side, you also have words like word 1, word 2, maybe in any order. Sorry? Documents nahi hai, ye words. And now you are going to count word co-occurrences. अगर मैं कॉर्पस में देख रहा था और ये वर्ड अगर इस वर्ड के एडजेसेंट था तो these two words they co-occur. Yes? So for example, मेरे पास एक वर्ड है चेरी, मैं डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड, डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा हूँ, कोई एक वर्ड आया, लेट्स से ये मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ वर्ड, लेट मी डिनोट दैट एज V1, V2, V3 एंड सो ऑन, लेट्स से VK plus 1 and so on. And let's say right now, while reading my corpus, right now I'm here. This is my center word. This is my word. मैं बाकी सारे words के साथ भी यही process होगा, but let me pick this word. The context of this word can be defined as maybe one word after it, or maybe one word previous to this word, maybe one word. In this case, we will say, okay, the context length is just 1.
or its window of size 1. We can have context, like context window maybe of length 2, which means see 2 words after and 2 words before. अब ये जो वर्ड है VK, ये यहाँ पे कहीं पे होगा VK, ये एक्चुअल वर्ड है. इसके कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं देखूं, तो अगर मैं विंडो साइज 2 रखूं तो कॉन्टेक्स्ट में 4 वर्ड्स हैं जो एक्चुअल कॉर्पस में अपीयर हुए थे. मैं वर्ड नंबर यानी ये पहला वर्ड जो है यहाँ पे जाके इसका काउंट प्लस कर देता हूँ. जो भी ये कॉन्टेक्स्ट के 4 वर्ड्स हैं मैं उन कॉलम्स पे जाता हूँ और प्लस कर देता हूँ कि इस वर्ड के साथ ये 4 वर्ड्स को अकर किए हैं. यस क्वेश्चन ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना इंडेक्स इंक्रीज कर दूंगा. अब मेरा सेंटर वर्ड ये बन जाएगा और फिर इसका कॉन्टेक्स्ट होगा उसके लिए. While I went through my corpus, I will be having this co-occurrence matrix, जिसमें vertical side पे मेरे words हैं और horizontal side पे भी words हैं, but those are contexts. Now, if you see, regardless of the number of documents, the number of strings, the number of books, and whatever, the term matrix or the word co-occurrence matrix has a fixed size, vocabulary by vocabulary. It does not depend upon the number of documents. And now if you pick the rows, they actually give more consistent representation of words, irrespective of the number of documents in your corpus, whether they are increasing or not increasing and stuff. So for word representation, these co-occurrence matrices are normally used. For document representation, normally the TF, IDF kind of representations they are used classically. Any questions so far? How larger context you should define, that's a hyperparameter. Maybe words are different ना. So for example, अगर मैं VK को देख रहा हूँ तो ये co-occur कर रहे हैं. Co-occurrence is a feature. आपने फीचर्स कौन से लेने हैं? Co-occurrence count is a feature. वो फीचर आप यूज कर रहे हैं. Make sense? एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में लिंग्विस्टिक्स वालों के लिए हाँ एक हाइपोथेसिस है, वो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस. वो ये कहते हैं कि द वर्ड्स दैट आर सिमिलर दे अपीयर इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट. यानी ये वो वाले वर्ड्स जिनका कॉन्टेक्स्ट सिमिलर हो वो वर्ड्स भी सिमिलर होते हैं और उसकी बेस पे वो एम्बेडिंग्स बनाते हैं. और जो मैंने दूसरे लेक्चर में आपको दिखाया था विजुअलाइजेशंस, वो इसी डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस पे बेस करके बना हुआ है. वर्ड टू वेक मॉडल पूरा का पूरा देखेंगे इंशाल्लाह उसको. वर्ड्स डिफरेंट होते हैं लेकिन अगर ये वाले कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स, दो मुख्तलिफ वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट भी यही हो, वो कहते हैं ये दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं. हाइपोथेसिस. वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी है. वोकैबुलरी तो बननी ही बननी है. कोई भी काम आप करने जा रहे हैं पहले वोकैबुलरी बननी है. इसीलिए तो टोकनाइजेशन स्टार्ट में आ गई थी, पहले वोकैबुलरी बननी. और ये वोकैबुलरी बाय वोकैबुलरी का मैट्रिक्स है. हाँ, आपने वर्टिकल एक्सिस पे वर्ड्स को किस तरह से ऑर्डर किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किस तरह से वर्ड्स को ऑर्डर किया हुआ है, दैट कैन वेरी, बट ओके. और अगर आप विंडो लेंगे फॉर एग्जांपल, अगर आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो बिल्कुल वोकैबुलरी के इंडिसेस के हिसाब से बनाए हैं. W1, W2, W3 ऑन वर्टिकल एक्सिस, सिमिलरली W1, W2, W3 ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और आपने जो विंडोइंग की है कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, वो सिमेट्रिक है, यानी एक वर्ड आगे और एक वर्ड पीछे हैज द सेम थिंग. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आगे वाला वर्ड एंड पीछे वाला वर्ड. तो फिर ये आपका जो कोअक्रेंस मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी सिमेट्रिक. And symmetric matrices has its own properties. Clear? Yes, makes sense? And before moving on,
मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये जैसे टर्म फ्रीक्वेंसी को नॉर्मलाइज करने के लिए IDF का मेजर यूज होता है, इसी तरह वर्ड कोकरेंस के काउंट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए वर्ड यूज, ये जो मेजर यूज होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट वाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, बट आई विल एक्सप्लेन दैट इन द नेक्स्ट वीक बेसिकली, बिकॉज द नेक्स्ट लेक्चर इज evaluation lecture. But what I really want to focus on is that जो मैडम मुदस्सरा का बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में कमेंट भी था, both these representations for words using word co-occurrence matrix and documents using TF-IDF matrix, term frequency matrix, both representations for words and documents, they are sparse. But not using one-hot encodings and using these variations of one-hot encodings, which means the counts, they allow us to come up with the dense representations by just reducing the dimensionality and finding out the subspace. And that is just applying PCA, which I'll explain in depth in the next week. Just applying PCA on word co-occurrence matrix, or applying PCA on TF-IDF matrix, and reducing the dimensionality by applying PCA has a full-fledged special name in NLP, and that is called latent semantic analysis. This is just dimensionality reduction on whatever matrix, count matrix, whether it's a word co-occurrence matrix, whether it's a TF-IDF matrix. Whether you have normalized the counts, whether you don't have normalized the counts, applying dimensionality reduction on these matrices, normalized or not normalized, is known as latent semantic analysis. And that's very core concept in statistics that gain a lot fame in NLP. And one of the most distinguishing factors of the package GenSim is its LSA implementation. The way they have implemented this latent semantic analysis is extremely fast. It's online. It does not read the data, whole data. It does not read whole corpus in the memory. It just read, throw, and it incrementally add more and more documents and adopt, sometimes known as the online SVD, singular value decomposition. I'll explain these concepts. These are linear algebra concepts that need much more attention. I will explain these in depth in derivation, much more mathematical sense in the next week. But just to give you a short, the GenSim is famous because of its implementation of LSA, latent semantic analysis, sometimes also known as latent semantic indexing, and just because of its fast implementation. And for a statistician, this is just principal component analysis on a matrix, that's all. Make sense? And GenSim is adopted by big companies because of this efficient implementation of LSA. Yes? Okay, I guess we are running out of time, I think. If that's the case, yeah. Sometimes I feel instead of predicting, it's like democracy. It's like? Democracy. Right, it's voting. Yes. 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 So voting has some place in machine learning. Ensemble learners कुछ होते हैं machine learning में, they are also voting based. और अभी आप कुछ features बना रहे हैं, they are voting based. We will get away from votings and get very good embeddings using word2vec. We will see that. But voting itself has a place in machine learning. Yes. Any questions? Online audience, any questions? No? Yes? No, sir. Thank you. We have already answered the question. LSA and the word vector relationship. We have already answered the question. Yeah, LSA is for a statistician. LSA is, I mean, this is the expression of a statistician. Maybe this is not, but that's what the expression should be of a statistician. LSA is just PCA on a matrix. That kind of expression.
But in Jensen, they have implemented LSA in a way that becomes, I mean, अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो आंख का तारा होना. It is आंख का तारा of several big, huge companies. Just because of its fast implementation, online implementation. It works on corpuses that are in terabytes. No problem. It doesn't load everything in the memory at once. It keeps on adapting. Okay. I will share this Jensen notebook with you. You already have slides. The lecture will be uploaded very soon on YouTube. And again, next lecture is evaluation lecture again. I'm sorry about that. I'm not very good fan of evaluating MPhil students. I am not, but I have to grade you at the end of the day. And I have to define the relative grading eventually based on your performance. So that's why it is not evaluation in the sense that I have a stick and like that. I don't like that, but at the end of the day, I have to grade you and I have to have some evidence. Okay? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़. बेटे 1 मिनट में ये ना रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर लूँ.